आज हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का एक पाठ, नाम नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इस पाठ को हम अच्छे से समझने के लिए इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एनिमेशन का भी प्रयोग करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ, नए और अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जो कभी देखा ना हो, जो कभी सुना ना हो, तो ऐसा ना देखा हुआ, नया हो, ऐसे विषयों पर लेखन। इसके बारे में ही पूरे पाठ में बात करेंगे, समझेंगे। अगर कम समझ में आया तो एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लो आपने कोई रिसेंटली एक फिल्म देखी होगी, जैसे एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, उस फिल्म के बारे में आपको लिखने के लिए कह दिया जाए, या यूं कहें कि आप जब से फिल्म देखने घर से चले थे, फिल्म देखने के बाद, टिकट लेने के बाद, जब आपने फिल्म पूरी देख ली, उसके बाद इंटरवल और ये सारी चीजें होते हुए आप घर पर वापस आए, इसका आपने वर्णन करना है लिखित रूप में। अगर आपको ऐसा कह दिया जाए तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। एक और उदाहरण देखो, आपसे ही रिलेटेड है। जैसे मान लो आपके हिंदी टीचर ने हिंदी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पर हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है आपको, और कुछ टाइम दे दिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि एज इट इज टॉपिक हमें मिल जाए और हम उतार लें, बिल्कुल एज इट इज प्रोजेक्ट बना लें और वैसा का वैसा ही प्रस्तुत कर दें अपने टीचर को। ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं। ये क्या है? ये आपके लिखने की क्षमता को कम करती है कि हम स्वयं सोचकर खुद नहीं लिख सकते, हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए ताकि हम वहां से उतार लें। और तो क्या कहूं, निबंध लेखन भी अगर आपको करना पड़े तो आपके रटे रटाए निबंध अगर आ जाएं, जैसे प्रदूषण की समस्या, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इस तरह के टॉपिक्स अगर आपको देखने को मिल जाएं या लिखने को मिल जाएं, तो आप आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि इस पर आप पहले से ही रट्टे लगा चुके हो। लेकिन अगर आपको कोई नया टॉपिक मिल जाए, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आपने कभी लिखा नहीं, जिस पर कभी भी रट्टा नहीं लगाया, तब आपको बड़ी दिक्कत होगी ऐसे निबंध पर लिखने में। तो यही बात लिखी गई है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करना, यानी ऐसे टॉपिक्स जो कभी देखे नहीं गए, जो हमारे लिए नए हैं, उन पर लेखन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के बारे में ये पूरा पाठ है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। हम यहां से पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे पहले इंट्रो था जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, बहुत इजी है, पढ़ लेना बेशक। ये पूरा पाठ ही लेखन कौशल को इंप्रूव करने के लिए है कि लेखन कौशल हमारा इंप्रूव हो कैसे, और कैसे होगा इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं पूरे पाठ में। देखिएगा, कहने की जरूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, उकेरना मतलब लिखना, यह सब ज्यादातर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन विचारों को कह डालना यानी बोलना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, हम बोल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है, यानी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके एक अनगिनत कारण होंगे, पर एक कारण हमारे काम का है। क्या काम का है? और वह यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, लेकिन लिखकर। अभिव्यक्ति का मतलब विचारों को प्रकट करना होता है, अभ्यास ही नहीं करते। अभ्यास के हर मौके को हम रटंत यानी रट्टा लगाकर पर निर्भर होकर गंवा बैठते हैं। फिर हमारा अभिव्यक्ति कौशल इंप्रूव कैसे हो? रटंत का मतलब है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों पुनर्प्रस्तुत यानी दोबारा प्रस्तुत कर देने की कुटेव, या कह सकते हो बुरी लत। कुटेव का अर्थ होता है बुरी लत। इस कुटेव यानी बुरी लत का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रियाज का मौका ही कहां मिलता है कि हम लिखने की प्रैक्टिस करें। हम तो रट्टा लगा लेते हैं और एज इट इज प्रस्तुत कर देते हैं। जाहिर है लेखन का आशय यहां यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है कि हाथ से लिखा गया लेख कि आपको राइटिंग अच्छी लिखनी है, इसका मतलब यह नहीं था। उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। मतलब पहले किसी चीज पर विचार किया और उस विचार को शुद्धता के साथ, यानी कोई वाक्य अशुद्ध नहीं लिखना, यानी व्याकरण की दृष्टि से भी वो सुसंगठित हो, यानी अच्छा लिखा गया हो, ऐसी अभिव्यक्ति करनी है, ऐसे विचारों को प्रकट करना है। याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, स्वयं विचार करने का साधन भी है। हम सोचते भी है ना, तो भी तो किसी भाषा में सोचते हैं। विचार करने
करने मतलब टॉपिक दे दिया और उस पर विचार किया जाए और उसे व्यक्त किया जाए। व्यक्त करने की यह प्रक्रिया, अगर आपको ऐसा टॉपिक दे दिया कि जो नया है तो यह काम हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक कैसा दिया, निबंध का ऐसा टॉपिक दे दिया जो चिर परिचित है। चिर परिचित मतलब जो पहले से ही आप जानते हो, ऐसे विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? विचार करना और उसे व्यक्त करने की प्रक्रिया, यह घटित नहीं हो पाएगी अगर आपको ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जो आप पहले से ही जानते हो। इसका कारण यह है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है, कि उस पर पहले से ही तैयार की गई है। ऐसी सामग्री आपको इंटरनेट पर, बुक्स में या और कहीं पर मिल जाती है। और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत यानी कठिनाई, मुश्किल उठाने के बजाय उसी सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं कि एज इट इज प्रस्तुत कर दिया। मौलिक प्रयास यानी अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप से प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करना यानी करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। मतलब लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता खत्म हो जाती है या बहुत कम रह जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, ऐसे परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार, अभिव्यक्ति का हमारा अधिकार है, हम अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, हम खुद स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, ऐसा अधिकार का पूरा उपयोग कर पाने का सामर्थ्य देगा। ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं, कैसे लेखन जो आपके लिए नए हो, अप्रत्याशित हो, जो आपने कभी ना देखे हो, ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है। अपरिमित का मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी जिनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हो। उदाहरण के लिए आपके सामने दीवार है, दीवार पर आप लिख सकते हो, या उस दीवार पर टंगी घड़ी है, उस पर भी आप लिख सकते हो। यह आपके लिए अप्रत्याशित है, इस पर आपको लिखना है। आप खुले विचार से इस पर लिख सकते हो, आपके ऊपर है कि क्या लिखना है, कितना लिखना है और किस पर बात करनी है। आपको जस्ट एक टॉपिक दे दिया कि दीवार पर घड़ी टंगी है, उस पर आपको लिखना है। या उस दीवार में बाहर की ओर खुलता झरोखा, झरोखा एक तरह की खिड़की जिसमें बाहर का दृश्य दिख रहा हो, कुछ भी उसका विषय हो सकता है। ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो। मतलब मैं कह रहा था ना कि दीवार पर घड़ी टंगी है, अब आप इसको खुले रूप में स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिस पर कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको वो टॉपिक के अकॉर्डिंग बांध दिया जाता है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे यही लिखा हुआ देखना, जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री। अब इस पर आपको लिखना पड़ जाए तब आप फोकस्ड हो जाते हो कि इसी पर ही लिखना है और यही हमारा टारगेट है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, बहुत जरूरी है शिक्षा इत्यादि। यहां जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए, मतलब इतने सारे विषय लिख दिए गए, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं। मतलब किसी में बहुत कुछ लिख सकते हो, किसी में आपको बांध दिया गया इसी पर ही लिखना है ना। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है और इसीलिए आपसे इसकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, तार्किक मतलब लॉजिक तरीके से दिमाग लगाकर कि आपको साबित करना है। कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनर्संकलित करते हुए, मतलब दोबारा लिखते हुए या लिखकर अच्छे से व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें। या कोई ऐसा भी होता है कि अपनी स्मृतियों को खंगालने, स्मृतियां मतलब यादें, खंगालने के लिए यानी खोजने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नजरिए से, अनुभव यानी हमारे एक्सपीरियंस, सैद्धांतिक माने नियम, इस नियमों के नजरिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। कौन उकसाता है? हमारे इतने सारे टॉपिक्स जो हमने ना कभी देखे हैं ना कभी सुने हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग टॉपिक्स थे, अलग अलग उनकी प्रकृति थी, अलग अलग वो हमसे मांग कर रहे हैं। कोई तो खुलेपन से लिख सकते हैं और कोई टॉपिक हमें बांध कर रख देता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ भी लिखेंगे वह कभी निबंध पड़ेगा, यानी कभी तो वो निबंध बन जाएगा, तो कभी संस्मरण बन जाएगा, तो कभी रेखा चित्र की शक्ल ले लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। आप ये सब जानते होंगे, ये एक साहित्य के ही विधाएं हैं, साहित्य लेखन के तरीके हैं कि कभी तो हम निबंध लिखते हैं तो कभी हम संस्मरण यानी हम अपनी पुरानी यादों को याद करके लेखन कर लेते हैं, तो वो संस्मरण कहलाता है। कोई रेखा चित्र होता है, यानी किसी एक व्यक्ति पर हमने बहुत कुछ लिख दिया। जैसे भक्तिन पाठ आपने देखा होगा, सुना होगा। भक्तिन पाठ एक रेखा चित्र है जो एक व्यक्ति के लिए लिखा गया या एक व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है, उसी के बारे में
बात चल रही है। और ऐसे ही तो कभी यात्रा वृत्तांत होते हैं। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि हम किसी की यात्रा कर रहे हैं, यानी किसी जगह की यात्रा कर रहे हैं और उसका हमने लेखन कर लिया, वो यात्रा वृत्तांत में आता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं साहित्य के, ये लेखन के अलग अलग तरीके हैं, इसको साहित्य की विधाएं कहते हैं। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे। क्या नाम देंगे? लेख। इसको हम अलग अलग विधा नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, इसको हम लेख के नाम से ही जानते हैं इस पूरे पाठ में। क्योंकि अगर हम लेख लिखेंगे तो एक सामान्य रूप लेगा, लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि संस्मरण कैसे लिखते हैं, तो वो एक विधा को इंगित कर रहा है या एक विधा की ओर इशारा कर रहा है कि वो कैसे लिखते हैं। जैसे संस्मरण के बारे में बात कर ली, तो संस्मरण कैसे लिखते हैं ये पता चलेगा हमें, जबकि हमें संस्मरण कैसे लिखना है ये पता नहीं करना। हमें तो ये लिखना है कि किसी भी अप्रत्याशित विषय पर लेखन करना आ जाए तो हमें कैसे लिखना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर विधा को। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, इसीलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे लेख, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए, मतलब कैसे लिखना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में बना ही नहीं। अगर लिखने का कोई फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर पर आज तक हो चुका होता, वो सॉफ्टवेयर बन चुका होता, तो हमारे से कहीं ज्यादा अच्छा लेखन कंप्यूटर कर रहा होता। हमारे से का मतलब कवि कवित्री की बात कर रहा हूं। कवि कवित्री जो इतना अच्छा लेखन कर लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा कंप्यूटर अच्छा लिखता। तो यह संभव होता अगर कोई फॉर्मूला होता तो ऐसा ही कुछ लिखा। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः यानी वास्तव में लेखन की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पूरा संबंध फॉर्मूले का वजूद न होना, फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए इसी सच्चाई से है कि हमारी रचनात्मकता बनी हुई है, क्रिएटिविटी बनी हुई है। अगर कोई फॉर्मूला होता तो क्रिएटिविटी हमारी दब जाती। इसके बावजूद यहां कुछ ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं, मतलब कुछ आपको सुझाव दिए जा रहे हैं कि अगर आपको अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करना आ जाए, जो कि आता है अक्सर, तो आप क्या तरीके अपनाएंगे। जो अचानक सामने आए विषय में मुखामुखम होने में यानी बेसिक नॉलेज होने में आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे अब, जिससे आप बेसिक्स जान पाएंगे कि किस तरीके से अप्रत्याशित विषयों पर लिखना होता है। बच्चों, आपको हिंदी का प्रोजेक्ट मिला होगा, क्या टॉपिक आपको मिला है जल्दी से कमेंट करके बता दो, ताकि मैं इस पर भी वीडियो बना दूं। अब ऐसा ही कुछ इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि हमें अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करना आ जाए तो हम किन किन बातों का ध्यान रखकर अच्छा सा लेखन कर सकते हैं। अव्वल तो यह ध्यान में रखें, अव्वल मतलब ऊंचे स्तर पर, सबसे पहले या सबसे मुख्य रूप से यह ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम रख सकते हैं क्योंकि हम लेखन कर रहे हैं, उसमें हमें क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक कदम इस तरफ तो एक कदम उस तरफ, यानी अपनी कल्पनाओं में सोच विचार कर सकते हैं और अच्छा सा लेखन कर सकते हैं। वह तो खुले मैदान की तरह होता है। ये लेखन तो खुले मैदान की तरह है कि आप इसमें इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, कोई गिरने का डर नहीं है। जिसमें बेलाग दौड़ने, बेलाग मतलब बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के दौड़ने, कूदने और कुलांचे भरने की, कुलांचे मतलब छलांग, जंप करना, भरने की छूट होती है। दरअसल दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, यानी अच्छे विचार या क्रिएटिव विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं, उन्हें हम यहां व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले जो विषय होते हैं, जिन पर फोकस किया जाता है, उसमें हम छलांग नहीं लगा सकते। हमें हमारे विचारों को कंट्रोल में रखना पड़ता है, या यूं कह सकते हो कि हमें खुलेपन से विचार करने की छूट नहीं होती। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर, मसलन यानी उदाहरण के तौर पर टीवी धारावाहिकों में स्त्री, इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति, यानी जो विषय है, जो टॉपिक है, जो स्क्रिप्ट है, कि हम उपेक्षा नहीं कर सकते, यानी निंदा नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम शताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं, शताधिक मतलब 100 से भी ज्यादा कोण, कोण मतलब एंगल, हम कहीं से भी सोच सकते हैं, 100 से ज्यादा एंगल से सोच सकते हैं उस विषय पर। तो ऐसे खुलेपन विषयों पर हम अगर 100 कोणों से भी ज्यादा तरह से सोच सकते हैं, तो उनसे भिन्न, उनसे अलग, किंचित केंद्रित प्रकृति, केंद्रित यानी जिन पर केंद्रित किया गया, ऐसी प्रकृति के विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम हो जाएंगे। यानी अगर वो 100 हैं तो यहां हमें 30-40 कोण से ही सोचना पड़ेगा बस, या उससे भी कम। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही
व्यक्ति के जहन में, जहन माने मन में कई तरीकों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। मतलब टॉपिक एक है लेकिन हम सोच कई अलग अलग तरीके से रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपको दीवार घड़ी पर एक लेख लिखना है, तो अब आपके दिमाग में कई तरह के विचार चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में यह भी विचार चल सकते हैं कि उसकी सुइयों पर लिख देते हैं। आपके दिमाग में उसकी सुंदरता के बारे में भी लिखने को मन आता है, मतलब उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी लग रही है, यहां पर टंगी हुई है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। या फिर आपके दिमाग में यह भी चल सकता है या चलता होगा कि इसके समय के बारे में लिखते हैं कि समय बड़ा कीमती है, समय चलता जा रहा है, समय किसी लिए रुकता नहीं। इस तरह से एक ही व्यक्ति के दिमाग में कई तरह के विचार आ सकते हैं एक ही टॉपिक को लेकर। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए वही लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय कर लें कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। यानी थोड़ा अच्छा खासा लिखना पड़ेगा ना, बड़ा लिखना पड़ेगा, तो यह तय कर ली। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी शुरुआत पर विचार करें कि हम एक इंटरेस्टिंग शुरुआत या स्टार्टिंग कर सकें, ऐसा कुछ लिखें। हां, यह ख्याल रहे कि वह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो। मतलब इंटरेस्टिंग तो आपने बना दी लेकिन उस टॉपिक से कोई संबंध ही नहीं है, तो ऐसा कुछ ना करें। तो निर्वाह योग्य भी हो, ऐसा ना हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप में पिरो पाना आपके लिए मुमकिन ही ना हो। मतलब स्टार्टिंग जैसी कर दी, अब एंड या मिड उस तरीके का रहा नहीं, उस टॉपिक से रिलेट ही नहीं कर पाया, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग उसी टॉपिक से रिलेटेड हो और इंटरेस्टिंग हो। बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले झरोखा का अर्थ बताया था। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार कमेंट करके इसका अर्थ बताना। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, यानी क्रम के अनुसार हम आगे क्या लिखेंगे, इसकी एक रूपरेखा आपके जहन में होनी ही चाहिए। मतलब एक ढांचा बना लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है, मिड कैसे करना है और एंड हम किस तरीके से करेंगे इस टॉपिक में। तो ऐसा एक ढांचा हमें बना लेना चाहिए। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है। सुसंबद्धता होनी ही चाहिए। सुसमता मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, रिलेटेड होना चाहिए। खास तौर से जब विषय पर विचार करने की चहुदियां क्या होता है, एक लिमिटेशन, चारों तरफ की एक लिमिटेशन हो गई कि इससे बाहर नहीं जा सकते। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था ना कि आपको फोकस्ड किया गया है कि इसी टॉपिक पर इतना ही लिखना है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि आप खुलेपन से नहीं लिख सकते, अपने विचारों को आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है। देखो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, चहुदियां बहुत सख्ती से तय कर दी गई हो, उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और जब चहुदियां यानी लिमिटेशन हो, तो ऐसी चहुदियां सख्ती से तय कर दी गई हो, तब बाहरी आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कमोबेश यानी कि ज्यादातर आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है। मतलब हम आंतरिक रूप से ही कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि टॉपिक ऐसा दिया गया है, हम उस पर खुले मन से अपने विचार नहीं रख सकते। विवरण विवेचन के मतलब जो टॉपिक आपको दिया है उसका विवरण प्रस्तुत करना, उसका व्याख्या करना, उसको विवेचन करना, उसको प्रस्तुत करना, उसको लिखना, यह विवरण विवेचन कहलाता है। तो कह सकते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो वर्णन किया जा रहा है वो विवरण विवेचन है। विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ, यानी सुसंबद्ध तो होना ही चाहिए, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। इस लाइन में दो चीजें आई थी कि टॉपिक सुसंबद्ध तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ सुसंगत भी होना चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक दे दिया आपको कि नोटबंदी पर आपको लिखना है। नोटबंदी के पर लिखते लिखते आप अचानक से मौसम के बारे में बात करने लग गए कि मौसम बड़ा खुशगवार है, बहुत अच्छा। ये क्या है? ये सुसंबद्ध नहीं है। ये आपने जो लेखन किया है वो सुसंबद्ध नहीं कहलाएगा। क्यों? आपने जो बात कहनी थी उससे रिलेशन से हटकर, उसकी बात से हटकर आपने कुछ और बात लिखना शुरू कर दिया, तो इसको कहेंगे ये सुसंबद्ध नहीं है। सुसंबद्ध आपको समझ में आ गया। अब आप सुसंगत समझो कि सुसंगत क्या होता है। दरअसल आप यही टॉपिक को मान लीजिए, नोटबंदी पर आप लिख रहे हैं। एक बार आपने लिखा कि नोटबंदी नहीं होनी चाहिए, आपने कहीं पर लिख दिया। अब थोड़ी देर लिखते 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 आपने एक लाइन नीचे और लिख दी कि नोटबंदी होना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है, ऐसा कुछ लिख देते हो। तो क्या हुआ? ये आपने अपनी ही बात को काट दिया, अपनी ही बात का विरोध कर लिया। आपने थोड़ी देर पहले तो कुछ और लिखा था, अब आप उसका विरोध भी कर रहे हैं, यानी उसके ऑपोजिट लिख रहे हैं। तो ऐसी बातें सुसंगत नहीं होती। मतलब समझ गए होंगे कि सुसंबद्ध होना और सुसंगत होना बहुत जरूरी है टॉपिक का। आपकी कही गई बातें ना सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हो, बल्कि उसमें तालमेल भी हो, जो हम अभी पढ़ पाए, समझ पाए। अगर आपकी दो बातें आपस में
में ही एक दूसरे का खंडन करती हैं, विरोध कर रही हैं। तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य अपराध है, दोष है। अक्षम्य का मतलब होता है जिसे क्षमा न किया जा सके। अभी जो मैंने आपको सुसंबद्ध और सुसंगति का मतलब बताया था, वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जल्दी से पढ़ लेते हैं। सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगे और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण, यानी उदाहरण के लिए मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग्य करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो, यानी कुछ प्रकट नहीं किया जा रहा है ऐसा कि इसमें समानता हो। क्या समानता हो? कि आपने मौसम और राजनीति को कनेक्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं किया तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। तो ये तो हुई संबद्धता। अब देखते हैं सुसंगत। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुशगवार बताएं, यानी बहुत अच्छा था, और दूसरी बार उबाऊ बता दें कि ये बोरिंग था, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेंगी। आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही झुठला दें तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा? इसलिए लेख, चाहे वह संस्मरणात्मक हो, रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, की सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है, मतलब हम स्वभाव से अपने आप ही इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से सुसंबद्धता और सुसंगतता आनी ही चाहिए। ये हमारे मन में पहले से ही होती है ये बातें। फिर भी सचेत न रहने पर, कि हम सचेत नहीं है लिखने में, तब संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाएं। नदारद यानी गायब हो जाएं। अब इस पैराग्राफ में लिखा है कि जब हम निबंध लिखते हैं, कोई भी निबंध, तो मैं नहीं लिखते। मैं जो शब्द है ना, मैं, ये हम लिखते नहीं है और ना ही हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ये वर्जित माना जाता है निबंध में। लेकिन जब हम अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कर रहे होते हैं, जैसे आप सिनेमा देख कर आए हैं, कोई भी फिल्म देख कर आए हैं, उसका वर्णन करना है, तब आपको मैं लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो, यह भी उल्लेखनीय है, यह भी लिखने लायक है। उल्लेखनीय मतलब लिखने लायक, कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों, प्रश्नोत्तरों में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही यानी आना जाना बेरोक टोक चल सकती है, यानी अप्रत्याशित लेखन में। यहां विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी, यानी वो अपना व्यक्तित्व रखेगा ही ना। व्यक्तित्व नहीं रखेगा तो वो कैसे लिख पाएगा? उसमें मैं का प्रयोग तो फिर होगा ही। इसीलिए अन्यत्र यानी दूसरी जगह, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह, वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक न माना जाता हो, यहां उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब निबंध शैली में बेशक मैं शैली वर्जित हो, लेकिन इस अप्रत्याशित विषय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब इस पैराग्राफ में बता रखा है कि आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि किस तरह के अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करना होता है, जो कि आपको करना ही है आगे। आइए अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करें। नमूने मतलब उदाहरण। सबसे पहले 3 नमूने, एक ही विषय, एक ही टॉपिक लिया गया, नाम रखा गया है दीवाल घड़ी। इस टॉपिक का नेम है, दीवाल का मतलब दीवार, यानी ये टॉपिक का नेम है दीवार घड़ी या दीवाल घड़ी। इस पर 3 नमूने पेश किए जाएंगे अभी आपके सामने, पर यह बिल्कुल खुला हुआ विषय है, यानी आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, मौलिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, खुले रूप से कुछ भी लिखिए इस पर। विषय प्रस्तावित करने वाला यहां किसी तरह की चौहदी नहीं बांध रहा, मतलब आपको लिमिटेशन नहीं दे रहा, 4 सीमाओं में नहीं बांध रहा कि आपको इसी पर लिखना है, आपको दीवार घड़ी पर लिखना, आप कुछ भी लिखिए। वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ आपके जहन में जो भी ख्याल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगत तरीके से शब्दबद्ध करें, यानी शब्दों में बांध दें। अगर वह दीवाल घड़ी की उपयोगिता, दीवाल घड़ी का इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता, मतलब अगर ऐसा कोई टॉपिक देता, तब आप बंद जाते, तब आप एक ही ट्रैक के बारे में सोचते। फॉर एग्जांपल दीवाल घड़ी का इतिहास, अगर आपको यह दे दिया जाता, तब आप पूरे दीवार घड़ी का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, उसके बारे में सोचते और वही जो आंकड़े थे वो लिखने होते आपको, यानी आप बंद जाते और उसी पर आपको लिखना पड़ता। लेकिन अब यहां पर टॉपिक दिया दीवाल घड़ी, अब आप कुछ भी लिखें, इतिहास भी लिख सकते हैं, इसके बारे में और कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। दीवाल घड़ी का इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता तो बात और थी, वहां ढीला ढाला ही सही एक बंधन जरूर होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही लेखन करते।
है ना। पर यहां आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है कि आप खुले मैदान में हैं, आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं करें, मतलब कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। इन 3 नमूने को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी। ये 3 उदाहरण दिए आपके सामने, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पढ़ूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको पढ़ते हुए थोड़ा ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि जब आगे मैं बातें पढ़ूंगा, इस उदाहरण को पढ़ने के बाद जो बातें आगे लिखी गई हैं वो इसी के बारे में कुछ समझाया गया है, तो उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन ये जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द को नहीं समझाऊंगा, मैं जस्ट पढ़ूंगा। क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द को अगर मैं समझाने लग जाऊंगा ना, तो ये जो इतना अच्छा टॉपिक लिखा है ना, इतना गजब का टॉपिक है ये, इतना मजेदार तरीके से लाइनें लिखी गई हैं, इसकी जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी अगर मैं समझाने लग गया तो। इसीलिए बिना समझाए वो मैं आपको शुरू में ही समझा देता हूं। इस पूरे टॉपिक में बता क्या रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां लिखने वाला एक दीवार घड़ी को देखते हुए कुछ लिख रहा है, और दीवार घड़ी को देखते हुए उसको कुछ याद आ जाती है किसी फिल्म के बारे में। वो यादों को याद करते हुए वो दीवार घड़ी से कैसे जोड़ता है, एक तो ये बात बता रखी है। दूसरा, जब वो दीवार घड़ी आई थी उनके घर में, अब उस टाइम पर बहुत से लोग थे जो अलग अलग जगह बता रहे थे दीवार घड़ी लगाने की, लेकिन सब में मतभेद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। झगड़ा का मतलब हाथापाई नहीं, वैसे ही बातचीत में कि नहीं यहां लगनी चाहिए, नहीं यहां लगनी चाहिए। लेकिन इस प्रयास में कि यहां अच्छी लगेगी, यहां अच्छी लगेगी, 5, 7, 10 छेद तो वो कर चुके थे दीवार पर, कील ठोक ठोक के कि यहां अच्छी लगेगी। लेकिन वहां जब अच्छी नहीं लगती तो सब का प्रयास होने के बाद जहां पर वो अच्छी लगी, जहां पर वो ठीक लगी, तब तक 5, 7, 10 छेद हो चुके थे दीवार घड़ी के आसपास। तब ऐसी स्थिति में लेखक उस घड़ी को तो चांद कहता है, और वो छेद हो चुके हैं आसपास उसको वो तारे कहता है। ऐसा ही कुछ सुंदर सा वर्णन किया है इस पूरे पैराग्राफ में, ध्यान से सुनना। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। ज्यों ही नायक कुछ कहना चाहता है, और वह कुछ बड़ा ही मानीखेज है, घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं, और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहता है कि नायक हकलाकर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर, फिर भी गतिशील। ऐसी कई स्मृतियां दीवार घड़ी के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में जब पहली दीवार घड़ी खरीद कर आई, वही अभी तक आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में यानी प्रयास में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। घड़ी यहां टंगनी चाहिए, नहीं वहां टंगनी चाहिए। कील ऐसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए। घड़ी हाथ की पहुंच में होनी चाहिए, नहीं पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही, और अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते ध्वल चांद यानी सफेद चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी है, पर तारे नहीं रहे। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदे होते हैं जो रहने वाले होते हैं, घर के रहने वाले, घर के बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ ना कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना अजीब है जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टकटकी लगाए रहता है, वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है।
तो ये था एक नमूना दीवाल घड़ी को लेकर। ऐसे ही और भी 2 नमूने और भी हैं, वो आप खुद पढ़ लेना, उन्हीं के बारे में बात चल रही है, थोड़ी बहुत रह गई देखो। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दो बच्चों। मैंने अभी यात्रा वृत्तांत के बारे में समझाया था कि यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है, लिखने का एक तरीका है। यात्रा वृत्तांत में होता क्या है, किसके बारे में लिखते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति आधारित है, मतलब पुरानी यादों को याद करके लिखा हुआ है। दीवाल घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई हैं, उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है, यानी एक तरीका दे रहा है, एक तरीके से लगा रहा है। तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़े, यानी अच्छी लगें। साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों में कहीं 1-2 वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य, यानी वो मिडिल क्लास फैमिली की बात की जा रही थी बीच में, तो वो एक सामान्य सत्य था। तो सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे, ताकि पाठक अपने आप को वो जोड़ ले उनके यादों से। यहां दूसरे नमूने के बारे में भी बात की जा रही है, ऐसे ही तीसरे नमूने के बारे में बात की जा रही है, वो आप खुद पढ़ लेना। आगे देखो, तरीके और भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी ज्वलंत सामाजिक संस्कृति प्रश्न, जैसे जातिवाद का जहर, इस पर भी अगर लिखना पड़ जाए, पर लिखना हो तो आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। मतलब तथ्य तो लिखने ही पड़ेंगे, तथ्य मतलब आंकड़े या वो जो सच्चाई है जातिवाद को लेकर, उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। आप अपने विचार नहीं लिख सकोगे उस तथ्यों में। किसी खास जगह के दृश्य, जैसे मेरे मोहल्ले का चौराहा, इस पर उकेरना हो तो आप कल्पनाओं में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे की तरह अनेक ब्योरों को समेट सकते हैं, यानी बहुत सी बातों को लिख सकते हैं। किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुणावगुण, यानी गुण भी और अवगुण पर तर्कपूर्वक विचार कर सकते हैं। ये तरीके पिछले 3 नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से जुदा हैं, अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे? कैसे आप अपनी कल्पनाओं में कुछ भी जातिवाद के बारे में लिख दोगे, है ना? यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की मांग करता है। तो ऐसे विषयों पर अगर आपको लेखन करना हो, तब आपके सामने एक उदाहरण दिया ही हुआ है जातिवाद के जहर नाम से। इसको भी आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कितने उदाहरण पढ़ूंगा, ये भी एक उदाहरण है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो उसी के ऊपर आप ध्यान से सुनिए। इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सब तरह के क्वेश्चन जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन जब तक आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ लेते, अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक मत मानना कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको एक फ्री क्रैश कोर्स में मिलेंगी, जो कि 12th क्लास से रिलेटेड होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति और माध्यम के दूसरे पार्ट भी आपको इसी लिंक पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आपका होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने कितना सीखा है। अगर आप अच्छे से सुन रहे थे, समझ गए, तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रायः विद्यार्थी दूसरों के निबंधों को पढ़कर क्या करते हैं? बच्चों, आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। पहला प्रश्न है, प्रायः विद्यार्थी दूसरों के निबंधों को पढ़कर क्या करते हैं? ऑप्शन ए, ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी, मौलिक निबंध लिखते हैं। ऑप्शन सी, परिवर्तित रूप में लिखते हैं। ऑप्शन डी, निबंध लेखन की ओर ध्यान नहीं देते। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन ए, नया सोचने और नया लिखने से। ऑप्शन बी, पुराने निबंधकारों का अनुकरण करके। ऑप्शन सी, लिखित निबंधों को याद करके। ऑप्शन डी, परंपरागत विषयों पर लेख लिखकर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नया सोचने और नया लिखने से। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से क्या लाभ होगा? ऑप्शन ए, पुराने विचारों का ज्ञान होगा। ऑप्शन बी, नए विचारों का ज्ञान होगा। ऑप्शन सी, नए विषय के बारे में पता चलेगा। ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति कौशल में उन्नति होगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति कौशल में उन्नति होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रटंत का अर्थ है, और आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ये। ए, रट्टा लगाकर याद करना। ऑप्शन बी, सोच समझकर पढ़ना। ऑप्शन सी, शिक्षक से प्रेरणा लेना। ऑप्शन डी, माता पिता से पूछकर लिखना। 5, 4, 3, 2,
0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, रट्टा लगाकर याद करना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, जल्दी से जाकर देख लीजिए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।